हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी 2020-2021 के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं संविधिक संस्थाओं में। तो आज हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही बनेगा कि ये कैसी बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखिए एक क्विक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत का जो एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और किसके द्वारा, कब के कैसे की जाएगी, ये मंत्री परिषद के परामर्श पर। मंत्री परिषद राष्ट्रपति को नाम देंगे कि इनको नियुक्त करना है। उसके बाद इनकी योग्यता क्या बोला गया है योग्यता के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष इनकी योग्यता होना चाहिए। अब इनको डिटेल में करते हैं हम। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम यही देखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है मंत्री परिषद की परामर्श पर। सेकंड पॉइंट इनसे अगर इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, शपथ के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। और अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समकक्ष। तो याद रखिए, अगर राष्ट्रपति उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वो जिस इंसान को नॉमिनेट करेंगे वो इंसान दिलाएगा। और ये शपथ किसकी लेते हैं, ये अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट हैं आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी पदावधि एवं सेवा शर्तों की बात करें तो देखिए, इनकी पदावधि और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये संसद के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये अपनी पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन ये पद ग्रहण करेंगे उसके 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेने तक, मतलब 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा, 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु, जैसे कि ये पोस्ट पे अगर पहुंच जाते हैं, अगर ये 60 पर पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, अगर ये देखिए 6 वर्ष का है ये, तो ये सिर्फ 5 साल काम कर पाएंगे और ये 65 के हो जाएंगे। 65 के हो जाएंगे। अब ये 65 के हो जाएंगे तो ये 65 वर्ष की आयु लिखा हुआ है, तो इनको 5 वर्ष में ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये 59 में होंगे तो फिर ये 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो उम्र इसमें दी गई है 65 वर्ष की, और इनका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है तो ये 6 वर्ष का है। उसके बाद किसी भी समय ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम प्रावधान देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग जैसी, इनको पद से हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया का यूज किया जाएगा, महाभियोग जैसी। एक चीज़ को आप समझिएगा, महाभियोग जैसी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखिए महाभियोग जो महाभियोग है वो सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के लिए सिर्फ महाभियोग लाया जाता है और सभी को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आगे भी आपसे पूछ सकते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया। लास्ट में राष्ट्रपति ही इनको हटाएंगे, क्योंकि नियुक्त भी इनको राष्ट्रपति नहीं किया है। जैसे कि और इनको एक और प्रावधान किया, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, उनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है। तो ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम इनके वेतन की बात करें तो देखिए, इनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेज होते हैं उनके समान होता है। अभी वर्तमान में इनका कितना है, इनके 2,50,000 रुपये हैं, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस निधि से दिया जाता है इनको, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट अगर हम देखें, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सेवा कार्यकाल के बाद जब ये अपनी 65 वर्ष की आयु या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखिएगा, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं ये, ना तो राज्य में, ना तो किसी भी केंद्र की निकाय में, और ना ही किसी राज्य की निकाय में। अगर हम इनके प्रमुख कार्यों की बात करें, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो देखिए, वह भारत सरकार का, जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वह भारत सरकार का तथा प्रत्येक राज्यों का और राज्य संघ क्षेत्र का, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके संचित निधि से
उनके संचित निधि से किए जाने वाले सभी व्यय का सम परीक्षा करेंगे। याद रखिएगा, ये भारत सरकार का करेंगे, प्रत्येक राज्य का करेंगे और संघ राज्य क्षेत्र जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उनका किस में करेंगे। जो भी पैसा संचित निधि से खर्च किया जाएगा उस सभी का ये संपरीक्षा करेंगे। पहला इनका कार्य इनका है ये। सेकंड कार्य अगर देखें हम, यह है तो ये भारत सरकार, प्रत्येक राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों में आकस्मिक निधि, देखिए ऊपर हमने संचित निधि से बात की थी, अब आकस्मिक निधि से किए जाने वाले सभी व्यय की संपरीक्षा करेंगे। पहला पॉइंट था आकस्मिक निधि, पहला पॉइंट आपका था कौन सा था, संचित निधि। सेकंड पॉइंट था आपका आकस्मिक निधि। नेक्स्ट अगर हम इनका तीसरा को देखें वर्ड, तो देखिए वह भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र की समस्त आय व्यय का संपरीक्षा करेंगे। जो भी हमारे केंद्र सरकार की, प्रत्येक राज्य सरकार की और संघ राज्य क्षेत्र की यूनियन टेरिटरी की समस्त आय, जो भी इनकम होगी और जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उनकी सबकी संपरीक्षा करेगा ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर इनका देखें हम कि क्या इंपॉर्टेंट इनके कार्य हैं, तो भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार विनिमय की संपरीक्षा करेंगे। मतलब जो भी हमारी भारत सरकार के जो भी विभाग होंगे और राज्य सरकारों के जो भी विभाग होंगे उन सभी का जो कि व्यापार और विनिमय में संचालित कर रहे हैं वो विभाग, उन सब की संपरीक्षा करेगा ये। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट इनके बारे में बात करें, अगर इनके अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें कि और क्या कार्य इनके, किसी भी संस्था, ये देखिएगा जरा, किसी भी संस्था जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के राजस्व से विश्व पोषित होती है, मतलब कोई भी संस्थान हो, या तो गवर्नमेंट बॉडी हो या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो, अगर वो भारत सरकार या राज्य सरकार के राजस्व से भारत सरकार राज्य सरकार के राजस्व से विश्व पोषित होती है, उनको जो फाइनेंस है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, उन सब की संपरीक्षा करेगा ये। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला इनका मेन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार की सभी सरकारी कंपनियों का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी भी राज्य सरकारी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी जितनी भी सरकारी कंपनियां होंगी उन सभी का संपरीक्षा किया जाएगा इनके द्वारा। उसके बाद इसके साथ ही सभी सरकारी निकायों का संपरीक्षा किया जाएगा इनके द्वारा। जो भी हमारी गवर्नमेंट निकाय होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होती है, उनकी भी ये संपरीक्षा कर सकते हैं, मतलब करते ही हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनके बात करें, देखिए प्रतिवेदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जो भी इनके ऊपर कार्य हैं, ऊपर जो हम लोगों ने अभी बात की है कि ये किस किस की संपरीक्षा करते हैं, उन सभी कार्यों का ये प्रतिवेदन तैयार करते हैं। उसके प्रतिवेदन तैयार करेंगे और उसे प्रतिवर्ष एवरी ईयर केंद्र सरकार का राष्ट्रपति को, जो केंद्र सरकार का किसी भी निकाय का करेंगे तो वो किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और राज्य सरकारों का राज्यपाल को दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा। प्रत्येक वर्ष किया जाता है तैयार प्रतिवेदन, और केंद्र सरकार का राष्ट्रपति को दिया जाता है और राज्य सरकारों का राज्यपाल को दिया जाता है, जिसे वह राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं और राज्यपाल राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन तैयार कौन करता है, CAG तैयार करता है हमारा। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, और स्टेट गवर्नमेंट का वो किसको देता है, गवर्नर को देता है। और ये कहाँ पर रखवाते हैं, रिस्पेक्टिवली ये अपना वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखवाते हैं और गवर्नर आपका स्टेट लेजिस्लेटर में रखवाते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, देखिए और इम्पोर्टेंट क्या है, इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन केंद्र सरकार की संघ लोक सेवा समिति, देखिए इन्होंने CAG ने राष्ट्रपति को दिया, राष्ट्रपति ने उसको पार्लियामेंट में रखवाया। अब पार्लियामेंट के अंदर जो लोक लेखा समिति होती है पार्लियामेंट के अंदर, और राज्यों का जो राज्यपाल राज्य विधानसभा में रखवाते हैं, तो राज्य लोक लेखा समिति, जो राज्यों की राज्य लोक सेवा समिति होती है, वो इनका पुनर्विचार करती है। फिर वो इनके जो भी इनकी प्रतिवेदन आती है उनके ऊपर पुनर्विचार किया जाता है। केंद्र सरकार का कौन करता है, संसदीय लोक लेखा समिति, और राज्य सरकार का राज्य लोक लेखा समिति।
नेक्स्ट अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज़ यही आती है, भारत जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये थे आपके बी नरहरि राव, जो कि 1948 से लेकर 1954 तक रहे थे। याद रखिएगा ये कौन थे, ये बी नरहरि राव। उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है आपके, वर्तमान में जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो कौन है, राजीव महर्षि जी हैं, जो कि 25 सितंबर 2017 से अभी तक अपने पद पर हैं। कौन है, राजीव महर्षि जी 25 सितंबर 2017 से टिल नाउ तक, अभी तक यहाँ तक अपने पद पर हैं। अभी तक कुल देखिए, नेक्स्ट फैक्ट देखें, अभी तक कुल 13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा नियुक्त किए जा चुके हैं। कितने हो चुके हैं टोटल, 13 हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीके शंगलू जो हैं वो भारत के 9th नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर डाला है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के एक IAS ऑफिसर थे। जो 9th हमारे कैग थे वो कौन थे, वीके शंगलू थे, और वो कहाँ से थे, मध्य प्रदेश के एक IAS ऑफिसर थे, मध्य प्रदेश कैडर के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट फैक्चुअल देखा जाए, भारतीय राज्य व्यवस्था के वरीयता अनुक्रम में, जो वरीयता अनुक्रम होती है उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 9th प्लेस है। याद रखिएगा, जैसे कि सबसे टॉप मोस्ट हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इनको वरीयता क्रम में कौन सा पॉइंट मिला गया है, 9th पॉइंट मिला गया है। नेक्स्ट अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, अब ये पहले जो हमारे थे, जो हमने के ऊपर बात की थी, एन नरहरि राव, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये आप ग्रुप से वहाँ से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारे अभी प्रेजेंट में जो 13 थे, राजीव महर्षि जी, वो 2017 थे, 25 सितंबर 2017 से अभी तक आपके पोस्ट पर हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारी एक टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2020 के अकॉर्डिंग चल रही है, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।